हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शहबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी थ्रू UNFPA, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा। एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जो कि डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के बारे में। जो इन्होंने पहली बार बॉडीली ऑटोनॉमी के बारे में डिस्कस किया है। तो चलिए देखते हैं क्या व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बॉडीली ऑटोनॉमी और क्या क्या इन्होंने फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स लेकर आए हैं इस रिपोर्ट में। तो कई सारे ऐसे दर्दनाक फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे अराउंड द वर्ल्ड। और उसके बाद हम इंडिया के बारे में भी चर्चा करेंगे, किस तरह से इंडिया में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा पाया गया था कई सारे स्टैटिस्टिक्स, राइट, रिगार्डिंग डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर, राइट, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को लेकर, सेक्सुअल वायलेंस को लेकर, मैरिटल रेप को लेकर, ये सारा कुछ आप डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी एग्जामिनेशन काउंसलिंग चाहिए तो हमारा जो वेबसाइट है www.proxygan.com, वहाँ पे विजिट कर सकते हैं आप। हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ये एक पर्सनल सेशन होगा दोस्तों, जो कि 1-on-1 रहेगा। ऐसा नहीं कि सारे लोगों को इकट्ठा कर कर एक वेबिनार की तरह दिया जाएगा, बट एक पर्सनल सेशन रहेगा। और आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस किसके ऊपर हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो आपको एडवाइस प्रोवाइड की जाएगी। तो लेट्स बिगिन आवर टुडेस लेक्चर। तो चलिए, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड्स ने ये एक्चुअली अभी रिसेंटली द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट को पब्लिश किया है। और इसका जो टाइटल है वो नथिंग बट माई बॉडी इज़ माई ओन। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने पहली बार एक बॉडीली ऑटोनॉमी को डिस्कस किया है। इससे पहले जितने भी रिपोर्ट्स आते थे सिर्फ वायलेंस के बारे में, डोमेस्टिक वायलेंस, जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात किया करते थे। बट नाउ दे हैव स्पोकन अबाउट, दे हैव मेंशन्ड अबाउट माई बॉडी, दैट इज़ बॉडीली ऑटोनॉमी। तो आप सभी को डाउट आ रहा होगा ये बॉडीली ऑटोनॉमी होता क्या है, राइट? देखिए, बॉडीली ऑटोनॉमी इज़ नथिंग बट एक टाइप ऑफ गवर्नेंस है, एक राइट है आपके पास, जो कि आप अपने बॉडी को किस तरह चाहते हैं, राइट, और किसको आप परमिशन देते हैं, राइट। और राइट टू गवर्नेंस आप कह सकते हैं उसको अपने खुद की बॉडी के लिए, ताकि आप किसी को फिजिकल सेल्फ देने के लिए आपकी परमिशन है या आपकी हाँ है या आपकी ना है, ये सिर्फ आपका फ्रीडम माना जाता है दोस्तों, राइट। इट्स अ फ्रीडम टू टेक अप द स्पेस इन योर ओन बॉडी। ऐसा नहीं कि कोई भी आए ज़बरदस्ती से आपकी बॉडी को कोई यूज़ करे, राइट, और उसके साथ कोई वायलेंस किया जाए। ये सारा कुछ पर्सनल ऑटोनॉमी के अंडर आता है ये, कि जनरली ये आपको अपनी खुद की कैपेसिटी, अपनी खुद की लाइफ जीने का हक देता है आपको। तो इसीलिए जो अभी कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से क्या है, कई सारा डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ किए जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर देखा गया है मैरिटल रेप भी हो रहा है दोस्तों। ओके, सो शादी होने के बावजूद भी विदाउट द कंसेंट ऑफ वाइफ, ओके, उनके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करना, इट्स कम्स अंडर मैरिटल रेप। तो इसीलिए इन्होंने इस बार बॉडीली ऑटोनॉमी को फोकस किया है। और जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जो यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट इसके बारे में पब्लिश की गई है कि इन्होंने बॉडीली ऑटोनॉमी डिफाइन भी किया है, द पावर एंड द एजेंसी टू मेक द चॉइसेस ऑफ योर ओन बॉडी विदाउट एनी फियर ऑफ वायलेंस और हैविंग समवन एल्स डिसाइड फॉर यू। ओके, ऐसा नहीं कि आपकी बॉडी को लेकर कोई और फैसला करे, राइट। खुद की बॉडी है, खुद आप राइट है, खुद आप फ्रीडम है, राइट। आजकल के जो दुनिया में अगर कोई भी इस तरह से वायलेंस कर रहा है, अगर किसी बॉडी, किसी वुमेन्स के खिलाफ, तो ही इज़ वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। जैसे कि आर्टिकल 14 हो गया आपको, राइट, राइट टू इक्वालिटी हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल 21, राइट टू हेल्थ, राइट टू प्राइवेसी, ये सारा कुछ आपको वायलेट हो रहा है। तो नेक्स्ट की फाइंडिंग्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या इस रिपोर्ट्स में जो है प्रेजेंट किया गया है। नियरली हाफ ऑफ द वुमेन अगर बात करें हम, जो कि 57 डेवलपिंग कंट्रीज़, ओके, तो उनके पास जो है डिसीजन का लेने का पावर ही नहीं है दोस्तों अपनी बॉडी के रिलेटेड। क्योंकि कैन यू इमेजिन कि वो कब जो है सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को परमिशन देंगे, कब उनका कंसेंट रहेगा, राइट। उनके हेल्थ केयर के बारे में किस तरह से वो लोग अप्रोच करेंगे। और कॉन्ट्रासेप्शन पिल, देखिए कॉन्ट्रासेप्शन इज नथिंग बट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, राइट। सो प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने का डिसीजन भी उनके पास नहीं है। तो ये सारा कुछ अगर देखेंगे तो आंकड़ा अगर देखेंगे तो 57 डेवलपिंग कंट्रीज़ है। तो बड़ा ही चिंताजनक है ये, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से अगर वुमेंस के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस किया जा रहा है थ्रू मेन, क्योंकि अभी भी कई सारे कंट्रीज़ में देखा जाता है कि कई सारे सोसाइटीज़ में आपको पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ देखने को मिलते हैं, राइट, जहाँ पे मेंस डिसीजन लिया जाता है और वुमेंस का कोई कोई मोल ही नहीं रहता है उनका कोई सोसाइटी में।
दे आर ऑलमोस्ट नेग्लेजेबल, उनकी कोई बात नहीं सुनता है, उनको कोई एडवाइस नहीं सुनता है, दे यूज़ लाइक ए पपेट फॉर देम। तो इन्होंने रिपोर्ट में यही बताया कि 57 डेवलपमेंट कंट्रीज़ के पास जो भी वुमेन्स है उनके पास तो पावर ही नहीं है कि अपनी बॉडी को किस तरह से यूज़ किया जाए। नेक्स्ट जो रिपोर्ट बता रहा है कि जो डेटा उनके पास आया है, तो अभी कई सारा डेटा है जहाँ पे कई सारे लोग बता नहीं थे और कई सारे लोग छुपा देते हैं डेटा को। जो डेटा इनके पास था उसमें 55% ऑफ वुमेन और फुल्ली एम्पावर्ड टू मेक द चॉइसेस। ओके, थोड़े ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे 55% को वुमेन को एम्पावर दिया गया है, वो चॉइस कर सकते हैं अपने हेल्थ केयर के रिगार्डिंग, जो कॉन्ट्रासेप्शन है, या वो चाहते हैं कि कंसीव करें बच्चे को या नहीं करें, अबॉर्शन कर सकते हैं, उनको फुल फ्रीडम है। और उनके पास ये एबिलिटी भी है कि वो एस और नो भी कह सकते हैं सेक्स के लिए। जो भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ कैरी आउट किए जाते हैं उनको पावर दिया गया है, उनके कंसर्न के हिसाब से ही सारे एक्टिविटीज़ कैरी आउट किए जाते हैं। बट देर इज़ वेरी लेस डेटा, ओनली 55% आर फुल्ली एम्पावर्ड। तो चलिए अदर फाइंडिंग्स अगर देख लें तो ये रिपोर्ट आपको 75% ये कहती है कि लीगली इंश्योर है और इक्वल एक्सेस दी जाती है फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। ओके, सो कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स अगर आपने देखा होगा, राइट, इन ऑर्डर टू अवॉइड द प्रेगनेंसी दिस पिल्स हैव टू बी टेकन, ओके, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द बर्थ, चिल्ड्रन बर्थ। तो इस सारे चीज़ों के लिए और कई सारे अदर इश्यूज़ भी होते हैं, उतना डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट 75% ऑफ कंट्रीज़ के पास जो है फुल्ली यू कैन हैव एन एक्सेस ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स। नेक्स्ट, ओनली 71% ऑफ द कंट्रीज गारंटी एक्सेस टू ओवरऑल मैटरनिटी केयर। जी हाँ दोस्तों, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी कि मदर को प्रॉपरली केयर देना, एक मैटरनिटी केयर देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपने देखा होगा हमारे इंडिया में भी कई सारे स्कीम्स को निकाले गए हैं ताकि हम उन लोगों को प्रॉपर केयर दिया जाए फॉर मदर एंड फॉर द बर्थ चाइल्ड ऑल्सो। बट इसका आंकड़ा देखेंगे तो आप ओनली 71% कंट्रीज गारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड ओनली 80% ऑफ द कंट्रीज हैव सपोर्टिंग सेक्शुअल हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑल्सो। ओके, एंड 56% ऑफ द कंट्रीज हैव लॉस एंड पॉलिसी विच इज सपोर्टिंग सेक्शुअलिटी एजुकेशन। बिकॉज जो सेक्शुअलिटी एजुकेशन है एक अजीब तरीके का लोग देखते हैं, एक एलियन की तरह से देखा जाता है जो कि कहीं दूसरे ग्रह से आया है, राइट। तो कई सारे लोग उसको डिस्कस करना भी पसंद नहीं करते हैं आजकल। तो इसको अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि इट्स ए नेचुरल एक्टिविटी, राइट। जो भी सेक्शुअलिटी है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो एक पर्टिकुलर मेल या फिर फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो नेचर है, वो ऊपर वाले ने हम लोगों को बनाकर भेजा है। उसके बारे में डिस्कस करने से क्या इतराना, राइट, क्या शर्माना। तो अवेयरनेस क्रिएट करना है ताकि आगे चलकर कई सारे बीमारियों को हम रोक सकते हैं। आजकल अगर आप देख रहे हैं जितने भी HIV केसेस हैं, एड्स के केसेस हैं, राइट, जो भी मैरिटल रेप्स किए जा रहे हैं, ताकि उन लोगों को अवेयरनेस नहीं रहता है कि इस वक्त क्या उनके बायोलॉजिकल सिस्टम में चेंजेस आते होते। सो सपोज अगर आपने देखा होगा वुमेन्स को जो मंथली प्रॉब्लम रहता है, राइट, पीरियड्स का प्रॉब्लम रहता है, तो उस 7 डेज में किस तरह से उनके बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। तो इस अवेयरनेस भी क्रिएट करना वेरी इंपॉर्टेंट है। आजकल लोग उसके बारे में भी बताना शर्माते हैं, राइट। इसके लिए तो अक्षय कुमार ने एक मूवी भी काट दी है। तो सेक्सुअलिटी एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द अवेयरनेस इन आवर प्रेजेंट सोसाइटी। जिस तरह से लोग ज़्यादातर अगर आप देखें तो अर्बन एरियाज़ के लोग ठीक है, थोड़े बहुत एजुकेटेड होते हैं वो लोग, बट रूरल एरियाज़ की बात करें वहाँ पे ज़्यादातर आपको डोमेस्टिक वायलेंस देखने को मिलता है। वुमेन्स जो है कई सारा पेन सहते हैं इस पीरियड के दौरान, और उस वक्त भी इन लोगों को डोमेस्टिक वायलेंस भी सहना पड़ता है। तो सेक्सुअलिटी एजुकेशन अगर गवर्नमेंट के अवेयरनेस के प्रोग्राम वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर पढ़ाया जाए तो इन लोगों को एक अवेयरनेस क्रिएट होता है आगे चलकर। बट ये आंकड़ा यही बताया कि आज तक सिर्फ 56% यानी आधे से ज़्यादा कंट्रीज जो है अभी भी इस सेक्सुअलिटी एजुकेशन को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू बी नोटेड डाउन। नेक्स्ट इन्होंने बताया जो रिपोर्ट ये भी कहती है बॉडीली ऑटोनॉमी के बारे में कि 20 कंट्रीज़ और टेरिटरीज में सिर्फ 20 कंट्रीज़ बता रहा हूँ। हमारे वर्ल्ड में कितने कंट्रीज है, 200 से ज़्यादा कंट्रीज है, राइट। और वहाँ पे 20 कंट्रीज़ और टेरिटरीज में ऐसे लॉस हैं जहाँ पे जो इंसान है जो भी रेप करता है, जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन रहता है, वो ईजिली एस्केप हो जाता है। कैसे एस्केप होता है? मैरी और रेपिस्ट लॉस। ओके, जो रेप करता है उसी के साथ उसको शादी कर दिया जाता है। इस तरह से वो क्रिमिनल जो प्रोसिक्यूशन है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उससे तो बच गया, राइट। अभी भी ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इस लॉ को प्रोहिबिट करना चाहिए। ओके, सो इफ़ ही मैरिज द वुमेन और द गर्ल ही हैज़ रेप्ड, तो उसके खिलाफ जो क्या करते हैं उसको उसी के साथ शादी कर देते हैं। कोई कंसेंट नहीं होता है लड़की का,
राइट, कोई कंसेंट नहीं होता है लड़के का, आगे चलकर उनकी जो रिलेशनशिप रहती है उसके ऊपर भी मार पड़ने वाला है। तो इस लॉस को भी प्रोहिबिट करना, अगर कोई रेप एक्टिविटीज़ में गिल्ट पाया जाता है तो उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के द्वारा प्रॉपरली सजा दी जाए। राइट, जो भी अपने कंट्रीज़ में जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, गल्फ कंट्रीज़ में अगर आप देखें तो डायरेक्टली दे विल सुसाइडल किलिंग्स भी करते हैं, उनको किलिंग्स भी दी जाती है डायरेक्टली। और उसके बाद 43 कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे कोई लेजिस्लेशन ही नहीं है इन द केस ऑफ मैरिटल रेप। तो इंडिया की अगर बात करें तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में भी मैरिटल रेप को लेकर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लॉस नहीं है दोस्तों। क्योंकि अगर आपने देखा होगा आईपीसी जो सेक्शन है 375, उसमें सिर्फ मेंशन किया गया है रिगार्डिंग द पनिशमेंट फॉर द रेप, और उसमें कहीं एग्जाम्पशन लगाया गया है कि विदाउट एनी कंसेंट, अगर आप मैरी करते हैं किसी लड़की से जिसकी उम्र 15 साल से कम हो, अगर उसके कंसेंट के बिना अगर कोई आप उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करते हैं तब आपको कोई सज़ा दी जाएगी। बट व्हाट अबाउट द अबव 15 ईयर्स ऑफ एज, तो इसलिए पर्टिकुलर कोई एक लॉ नहीं है जिस तरह से नॉर्मल रेप के लिए रखा गया था। तो मैरिटल रेप के लिए भी कई सारे लेजिस्लेशन लाना अभी बाकी है। एंड मोर देन 30 कंट्रीज रेस्ट्रिक्ट्स वुमेन राइट्स टू मूव अराउंड आउटसाइड द होम। राइट, आजकल भी अब हमारे इंडिया में भी इस देखने को मिलता है कि कई सारे लोग जो है बच्चियों को या फिर वुमेन्स को अपने घर के अंदर ही रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं। राइट, उनको पढ़ाई नहीं जाता, उनको जो है काम करने नहीं दिया जाता आउटसाइड जाकर कंपनीज में, या फिर उनको कोई बाहर की दुनिया से इंट्रोड्यूस ही नहीं किया जाता है। इवन दो द इंडिया कई सारे पार्ट्स ऑफ इंडिया में वी विल फाइंड दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। और गर्ल्स और बॉयज़ जो डिसेबल लोग रहते हैं दोस्तों, जिनके हाथ माजूर हो, जो हैंडीकैप रहते हैं, स्पेशली गर्ल्स, उनके साथ जो वायलेंस होता है वो 3 गुना ज़्यादा होता है व्हेन कंपेयर टू द नॉर्मल गर्ल्स एंड नॉर्मल बॉयज़। ओके, क्यों इस तरह से किया जाता है? क्या वो लोग फ्री में आए हैं? खुदा ने उनको इस तरह से बनाया है, तो उसका मतलब यही नहीं कि उनके साथ कुछ भी किया जाए। राइट, दे आर डिसेबल्ड, उनको अभी सपोर्ट किया जाए, उनको एनकरेज करें, उनको सोसाइटी के साथ आगे लाकर खड़ा करें। राइट, क्योंकि वो भी किसी से कम नहीं है। राइट, अगर खुदा ने ऊपर वाले ने कुछ एक कम कर दिया हो तो दूसरा तो देगा ही ना। तो टैलेंट उनके पास बहुत कुछ रहता है, उनके टैलेंट को निकाला जाए बाहर से। और अभी तो कई सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिया भी इसमें कोई पीछे है। तो डिसेबल्ड पर्सन के लिए रिजर्वेशन दिया जा रहा है, कंपनीज में भी कई सारे गाइडलाइंस को भी इशू कर रहे हैं कि इनको रिक्रूट करें, उनके लिए सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए विद इन द कंपनी। तो कई सारे स्टेप्स ऐसे उठाए जा रहे हैं। बट जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ या सेक्सुअल वायलेंस की बात करें, आज भी जो है रूरल एरियाज़ में आपको इस तरह के वायलेंस देखने को मिलते हैं। उनके साथ एक नीची निगाह से देखा जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। राइट, तो इस चीज़ों को कम करना अभी सख्त ज़रूरी है दोस्तों। वी आर गोइंग टुवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ल्ड। ओके, अब हम इस दुनिया में नहीं रहे, मतलब जो पुरानी दुनिया रहा करती थी रेडियो की दुनिया, अब हम सिर्फ होलोग्राम से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बात कर रहे हैं। तो इसके चलते हुए वी हैव टू कम अप विद द न्यू पॉलिसीज एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट दिस काइंड ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, गर्ल्स, और इस वायलेंस को भी रिड्यूस करना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अभी दूसरा जो अगर फैक्टर देखेंगे आप, तो कोविड-19 पैंडमिक का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हर एक चीज़ में कंसिडर किया जा रहा है। 2020 से इट हैज़ एंटायरली चेंज द वर्ल्ड। तो इस पैंडमिक की वजह से भी जो डोमेस्टिक वायलेंस इंक्रीज़ हो रहा है, तो मैंने इसके ऊपर सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ है, हमारे प्रॉक्सी ज्ञान चैनल में है, आप देख सकते हैं। जो मनोरमा ईयर बुक में आर्टिकल पब्लिश किया गया था उसके बारे में। और बॉडीली ऑटोनॉमी जो फंडामेंटल राइट माना जाता है, उसको खुलेआम वायलेट कर रहे हैं दोस्तों। ओके, कोई कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है असल औरतों के लिए। तो इसीलिए यूएनएफपीए ने इस बार इस कॉन्सेप्ट को सेंटराइज करते हुए इसको रिपोर्ट तैयार की है। इनके अलावा ये लोग कई सारे अच्छे स्टेप्स भी करते हैं फॉर कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, प्रिवेंटेबल मैटरनल डेथ्स के लिए, जेंडर बेस्ड वायलेंस हो रहा है उसको कम करने के लिए, जो भी हार्मफुल प्रैक्टिसेस कम करें। उनका टारगेट है 2030 तक इसको सारा कुछ मिनिमाइज़ किया जाए। तो इस बार जो है बॉडीली ऑटोनॉमी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो इसीलिए इन्होंने इसको सामने लाने की बात की है। ऐसा हमारे जो अर्जेंटीना मैटावेल पिसिन है, एक रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया और कंट्री डायरेक्टर भूटान, उन्होंने कहा है इसके रिगार्डिंग। राइट, नेक्स्ट इंडियन सिनेरियो की बात करते हैं दोस्तों। इंडिया में क्या हालत है? देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आपने देखा होगा इंडिया में, तो इसके ऊपर भी मैंने डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है, इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल, बट मैं आपको इसका क्रक्स दे देता हूँ इसमें। तो इंडियन सिनेरियो की बात करें तो थोड़े पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। ऐसा नहीं कि हम वी आर कम्प्लीटली टुवर्ड्स नेगेटिव, अंधेरे में ही है। वी आर हाफ वी आर इन लाइट एंड हाफ वी आर इन डार्कनेस। सो हेल्थ केयर की बात करें तो 12% ऑफ करेंटली मैरिड वुमेन, अब की प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें विच इज़ 15 to 49 ईयर्स, सो दे कैन मेक द डिसीजंस इंडिपेंडेंटली अबाउट देयर ओन हेल्थ केयर। ओके, बट दे आंकड़ा अगर आप देखें तो 100% से 12%
कंपेयर करेंगे तो इट्स वेरी लेस, राइट. सो रिमाइनिंग अगर आपको देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90% ऑफ द पीपल दे डोंट हैव द डिसीजन टू मेक ऑफ देयर ओन. तो इसको अभी इंक्रीज करने का बहुत ज़रूरी है. एंड नेक्स्ट 63% decide in consultation with their spouse regarding for sexual activities and all. This is very good and it has to be still improved. And for 23% it is a sport that mainly takes the decision about the healthcare. और ज़्यादा से ज़्यादा जो वुमेन्स डिसीजन लेते हैं वो आपको नागालैंड में ज़्यादा मिलते हैं. मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में भी, आगे स्लाइड में आ रहा है. नेक्स्ट डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें सो इट हैज़ जनरली डिक्लाइंड इन अवर इंडिया, बट स्टिल देर इज़ 5 states वेयर वी हैव विटनेस इंक्रीज इन द डोमेस्टिक वायलेंस केसेस, जैसे कि सिक्किम हो गया, महाराष्ट्र हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया एंड इवन कर्नाटका आल्सो. ओके, सो यहाँ पे भी आपको कई सारे डोमेस्टिक वायलेंस देखने को मिलता है. और डिसीजन अगर डिसीजन पावर लेने की बात करें जो वुमेंस के हाथ में है, तो उसमें अगर देखें तो बिहार हैज़ रिपोर्टेड मैक्सिमम इंक्रीज फ्रॉम 72% to 86%. इट्स वेरी गुड. ओके, आगे चलकर इसको और इम्प्रूव करने की बात करनी है. एंड नेक्स्ट जैसे मैंने आपको अभी बताया कि नागालैंड के जो वुमेन है वहाँ पे ज़्यादातर जितने भी हाउस होल्ड डिसीजन है वो 99% ऑफ वुमेन विल टेक. ओके, वहाँ पे फुल वुमन एम्पावरमेंट आपको देखने को मिलेगा. और उसके बाद मिजोरम है 98.8%. ये थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स अगर आप याद रख लेंगे तो आपको एग्जामिनेशन में एक पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा दोस्तों, दूसरों के अगर कंपेयर करेंगे. अगर इस तरह की स्टैटिस्टिक्स अगर मेंशन करेंगे आप अपने एग्जाम्स में आंसर्स में तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के लिए भी. ओके, ऑन अदर हैंड लद्दाख, सिक्किम अगर आप देखेंगे तो डिक्रीज इन वुमेन पार्टिसिपेशन है. तो दिस इज़ अबाउट रिपोर्ट. तो चलिए अभी UNFPA के बारे में बात किया है तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा नॉलेज दे देता हूँ. एंड इट इज़ ए सब्सिडरी ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो आप सभी लोग जानते हैं यूनाइटेड नेशन का ही एक हिस्सा है. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल एक आर्म्स है. तो उसका अगर सब्सिडरी ऑर्गन अगर आप देखें दैट इज़ UNFPA एंड इट वर्क्स एज ए सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी. तो इसको एक ट्रस्ट फंड की तरह इस्टेब्लिश किया गया था 1967 में, और 2 साल के बाद इसके ऑपरेशन चालू हो चुके थे. ओके, और इसके बाद 1987 में इसको यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के ज़रा भी रीनेम कर दिया गया था. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्मॉल फैक्ट्स जो कि आपको MCQ में पूछ सकते हैं. इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर, इसको कब रीनेम किया गया था, इस तरह से आपको, या फिर ये डायरेक्टली ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, इस तरह से आपको कन्फ्यूज करके पूछ सकते हैं. और ये मेनली डायरेक्टली आपको फोकस करते हैं SDG के गोल्स के ऊपर, जो नंबर 3 है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन को लेकर, जेंडर इक्वालिटी को लेकर यहाँ पे फोकस किया जाता है. और इसका जो बजट है वो UN बजट से नहीं निकाला जाता है, जिस तरह से यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली डायरेक्टली आपको UN बजट से दे विल वर्क. बट एनी हाउ इसका जो अगर आप देखें बजट, दे आर सपोर्टेड बाय वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डोनर गवर्नमेंट, जो भी जितने भी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट सेक्टर है, फाउंडेशन है, इंडिविजुअल्स है, इसके द्वारा ये इनका फंडिंग की जाती है. सो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर दोस्तों. उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर मेरा पसंद आया होगा. ओके, कोई भी डाउट है तो आप दोबारा से देख सकते हैं और इस स्टैटिस्टिक्स को आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि एग्जाम में आपको एक पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा. तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों. साइनिंग ऑफ.